हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। पढ़ते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के अंदर आपने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर हमने बात की थी, हम आगे चलने वाले हैं वैदिक काल की तरफ। तो वैदिक काल प्रारंभ करते हैं आज की क्लास से। देखते हैं वैदिक काल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें हैं वैदिक काल की। जैसे हम पढ़ के आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैसे ही वैदिक काल पढ़ेंगे। चलते हैं फिर वैदिक काल। वैदिक काल की चर्चा करें साथियों, तो इसको हम प्रथम के अंदर चार भाग के अंदर बांट के पढ़ने वाले। देखो, पहले भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को बांट के ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे। किताबों के अंदर सब कुछ लिखा होता है, किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर सब कुछ लिखा होता है, लेकिन वो क्रम वाइज अपने अपने तरीके से किताबें लिखती है, वो हमें समझ नहीं आता। लेकिन हम उनको कालखंड को बांट के पढ़े अगर हमें कि देखिए किस समय में क्या हुआ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उस तरीके से पढ़े तो हमें समझ भी आता है, याद भी रहता है और अच्छे तरीके से टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। तो हम इस वैदिक काल को चार भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। चार भाग हमारे कौन कौन से है उसके बारे में हम चर्चा करने वाली है। इससे पहले हम देखें कि ये वैदिक काल जो है ये किस से बना है ना। वैदिक काल शब्द जो है किस शब्द से बना है, तो ये जो वैदिक काल है ना, ये वैदिक की बात करें तो हमें ये विद धातु से बना है साथियों। किस से बना है? विद धातु से बना शब्द है ये वैदिक। अब सर इस विद धातु की हम बात करें, इसका अर्थ होता है साथियों जानना या ज्ञान। क्या होता है? जानना व ज्ञान। देखो, शब्द का अर्थ ही अपने आप के अंदर है जानना व ज्ञान। तो मतलब वैदिक काल से हमें क्या जानना है, क्या ज्ञान प्राप्त करना है, वो हम इस काल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वो पढ़ेंगे हम अभी। देखो, प्रारंभ करती हैं हम इसको काल विभाजन के अंदर बांट के पढ़ने वाली हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, किससे प्रारंभ करें। बांट के पढ़े तो सबसे पहला हमारा जो भाग आएगा इसका, उसकी बात करते हैं, है ना। उसकी बात करें तो वो आता है हमारा कालखंड। क्या आया साथियों? कालखंड। दूसरे की हम बात करें कि सर दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरे भाग की हम उत्पत्ति के अंदर करने वाले। किसके अंदर? उत्पत्ति के अंदर करने वाले। तीसरा भाग ये कालखंड है। इस कालखंड के अंदर वैदिक काल की उत्पत्ति हुई है। ये वैदिक काल की उत्पत्ति की जो जानकारी मिलती है, ये स्रोत कौन कौन से है ना, ये स्रोत कौन कौन से है जिनसे हमें जानकारी मिलती है, तो हम वो पढ़ने वाली स्रोत। अब इसके बाद में इस वैदिक काल की विशेषता क्या है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर क्या था ऐसा और क्या ऐसा नहीं था, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चर्चा करेंगे इस पे। तो देखो साथ, वैदिक काल के कालखंड की बात करें हम तो 1500 बीसी से 1600 बीसी तक इसका कालखंड है। कब से कब तक साथियों? 1500 बीसी से 600 बीसी, सॉरी 1600 पहले गलत बोल दिया, 600 बीसी तक क्या है इसका कालखंड है, ईसा पूर्व तक। इस कालखंड की हम बात करें साथियों, इस 1500 से 600 बीसी तक को हम दो भागों में बांट के पढ़ने वाले। क्या करने वाली है? दो भागों के अंदर बांट के पढ़ने वाली है। 1500 से 1000 बीसी तक पढ़ेंगे और 1000 से 600 बीसी तक पढ़ेंगे। दो कालखंड हो गए, तो दो कालखंड है, इनके बारे में हमें बात करने वाली है। तो पहला हमारा 1500 से 1000 बीसी तक का। दूसरा हमारा जो कालखंड है ये कब से है साथियों? 1000 से 600 बीसी तक की हम बात करने वाले, है ना। इस 1500 से 1000
ईसा पूर्व तक के कालखंड को कहते क्या है साथियों? ऋग्वेद या ऋग्वेदिक काल कहती। क्या कहती है? ऋग्वेदिक काल कहती है। जो लिख दिया, ऋग्वेदिक काल। इसी काल को पूर्व वैदिक काल भी कहती है। क्या कहती हैं साथियों? पूर्व वैदिक काल भी कहती। किसको? 1500 से 1000 BC तक के काल को ऋग्वेदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल भी कहती है ना। अब हम बात करें इसकी 1000 से 600 BC के काल को कहती हैं मेरे साथियों उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल। ये तो होगी हमारे कालखंड की बात। दो भागों में बांटा है हमने वैदिक काल को। 1500 BC से 1000 BC तक यानी 1000 ईसा पूर्व की बात करी तो वो काल वैदिक काल का जो भाग है ये कहलाता है ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसी का भाग हम 1000 BC से 600 BC तक पढ़ते हैं, तब इसको कहती है साथियों उत्तर वैदिक काल। तो ये बात समझ में आई आपको। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? उत्पत्ति के बारे में कि वैदिक काल जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वैदिक काल की उत्पत्ति है कैसे हुई, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं साथियों हम किसको? उत्पत्ति को। इस उत्पत्ति की बात करें, इसके अंदर उत्पत्ति की जो जानकारी है या उत्पत्ति कर्ता की बात करें, जो बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति यहां से हुई। भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत में उत्पत्ति के बारे में हमें बात करने वाली है। उत्पत्ति के अंदर एक शब्द आता है आर्य। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करके आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करके आए। उसके अंदर हमने इसके नगरीय पतन का कारण देखा था साथियों, आर्यों के आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से क्या होता है साथियों? पतन होता है। आर्यों के आक्रमण से पतन होता है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय क्षेत्र का। ये बात हम पढ़ के यानी आर्य आ गए हैं सिंधु घाटी के अंत में। सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसके अंत में भारत के अंदर क्या आ गए? आर्य आ गए। तो सिंधु के बाद में वैदिक काल प्रारंभ होता है तो आर्य यहाँ पे है। आर्यों ने पतन किया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का मतलब आर्य है। लेकिन आर्य आए कहां से? आर्य जो है ये आए कहां से, इनकी हम बात करेंगे। इनके बाद में हम बात करने वाली हैं ये आर्य जो है ये भारत के अंदर ही थे या भारत से बाहर आए थे। यानी भारत का, जैसे मान लो ये अपना बोर्ड है, इस पे ऐसे क्षेत्र लगा लेते हैं अपन। देखो ये मान लो हमारा क्या है? भारत है, समझाने के लिए। ये तो भारत हो गया, लेकिन इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये भारत के बाहर का है। यानी अंदर तो देश और बाहर में विदेश। अब हम ये पढ़ने वाले हैं इसके अंदर निवास के अंदर, निवास शब्द है, इसके अंदर पढ़ेंगे क्या भारत के अंदर ही आर्य थे या भारत के बाहर से आर्य आए थे। भारत के अंदर थे तो किस क्षेत्र से थे और किसने कहा है इसकी बात करेंगे। लेकिन भारत के बाहर से आए हैं तो कहां से आए हैं और किसने ये जानकारी दी कि आर्य जो है भारत के बाहर से आए हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करने वाली है। आर्य शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले 1853 के अंदर होता है। आर्यों का 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया साथियों? विद्वान है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय ने
आर्य शब्द का प्रयोग किया। लो एक बात तो आ गई, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि आर्य है। 1853 की बात करी तो इससे पहले बता दें कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये आर्य है। इससे पहले हमें ये पता ही नहीं है कि ये आर्य है। सबसे पहले बात मैक्स मुलर करता है, 1853 के अंदर आर्य शब्द का प्रयोग करता है। लो जी मान ली बात। इस आर्य की ही बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 4 वेद हैं, 4 ऋग्वेद की हम बात करें, ये जो आर्य शब्द है ना, इसके बारे में कहते हैं कि इसका ऋग्वेद में 33 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। कितनी बार? 33 बार। ये जानकारी है हमें, ये बताती है कि मैक्स मुलर ने 1853 में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसका? आर्य का। इसी आर्य शब्द की जानकारी मिलती है कि वेद में इस शब्द का नाम जो है, इस शब्द का नाम जो है ये क्या है? 33 बार मिलता है। किसका? आर्य का। 33 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन फिर एक अलग मत निकल के आता है कि ये जो आर्य शब्द है ना, ये आर्य शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है, ये कोई विशेष जाति सूचक शब्द नहीं है। लो कहानी खत्म। पढ़ते आए हैं आर्य आर्य आर्य, यहाँ पे आते ही कहानी पलट गई। संस्कृत भाषा का शब्द है, ये कोई विशेष जाति सूचक शब्द नहीं है। विशेष जाति सूचक शब्द नहीं है तो क्या बनेगा साथियों? भाषा सूचक शब्द है। ये क्यों? कौन सा? आर्य भाषा सूचक शब्द है। यहाँ पे हम सिर्फ भाषा के अंदर ही पढ़ते हैं आर्य 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 ने, कोई ये लोग नहीं आ रहे। ये संस्कृत के अंदर कहती हैं कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जाति सूचक शब्द ही नहीं है, कोई जाति नहीं। अर्थ की बात करें इसके, आर्य शब्द के अर्थ की बात करें तो अर्थ इसका क्या आता है? श्रेष्ठ आता है। क्या? श्रेष्ठ, उत्तम, सभ्य, साधु, सज्जन, महान, ये इसके क्या है? अर्थ। तो जो व्यक्ति उत्तम है, श्रेष्ठ है, साधु है, महान है या सभ्य है, एक और लिख लो, कुलीन है, ये सारे के सारे क्या है? आर्य है। क्या है? आर्य है। सज्जन और लिखो भी, सज्जन, सज्जन व्यक्ति भी क्या होता है? आर्य ही होता है। ये अर्थ है संस्कृत भाषा के आर्य का। संस्कृत भाषा का भाषा सूचक शब्द है आर्य, न कोई जाति सूचक शब्द है, जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, साधु, महान, सज्जन, सभ्य, कुलीन। ये तो है इसके अर्थ में। तो इसकी हम बात कर चुके हैं कि ये संस्कृत के अंदर आर्य शब्द है, ये इन आर्यों की से ही उत्पत्ति मानती है वैदिक काल की। क्या मानती है? आर्यों से ही उत्पत्ति मानती है वैदिक काल की। तो फिर इन आर्यों के निवास की बात कर ली भी, जब उत्पत्ति मानते ही है वैदिक काल की यहाँ से, तो इनके निवास की बात करें कि आर्य कहाँ से आए थे। ये बात आपके सामने है, नोट डाउन कर लो आप। फिर चलते हैं आगे निवास पे, अगली बात करें निवास पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट आपके सामने बात लिखी हुई है। इधर वैदिक काल के आगे लिख लेना 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल के लिख लेना 1000 से 600 बीसी। चलते हैं आगे, तो चले साथियों आगे। लो फिर चलते हैं। आर्य शब्द का ध्यान रखना साथियों, पूछ सकता है आपसे कि मैक्स मुलर ने इस शब्द का प्रयोग यानी आर्य शब्द का प्रयोग कब किया? तब बताना 1853 के अंदर। अगर पूछे ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार है, तो 33 बार है। आर्य शब्द है भाषा सूचक, जाति सूचक, ऐसे 4 ऑप्शन दे दे तब क्या है? भाषा सूचक। संस्कृत भाषा के शब्द आर्य का अर्थ है,
4 ऑप्शन दे दे श्रेष्ठ, 3 अन्य श्रेष्ठ, उत्तम दे दे 3 अन्य उत्तम, सज्जन दे दे 3 अन्य उत्तम सज्जन, साधु दे दे 3 अन्य तो साधु। ये अर्थ है ना। अब बात करें हम निवास की, किसकी साथियों, निवास की बात करते हैं। एक तो भारत ले और एक ले भारत से बाहर, देश विदेश कर सकते हो आप। आजकल हम ज्यादा समझाओ देश विदेश। लो भारत की बात करें, भारत के अंदर 4 क्षेत्र है जिनके बारे में कहते हैं कि यहां से आर्य निकले हैं आगे, यहां से इनकी शाखाएं आगे चली। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करें किसकी साथियों, कश्मीर हिमालय की। ये एक क्षेत्र है, प्रदेश है कश्मीर हिमालय। इसकी बात करते हैं, कुछ सज्जन बताते हैं कि ये जो आर्य है ये यहाँ के एलडी कल्लर नाम के महोदय हुए हैं जो इन आर्यों को बताते हैं कि ये कश्मीर हिमालय के थे। कौन साथियों, एलडी कल्लर। फिर आगे हम बात करें अगले प्रदेश की, तो सप्त सिंधु प्रदेश आता है, उसके बारे में देखते हैं कि इस आर्य को सप्त सिंधु से कौन बताता है। क्या है साथियों, सप्त सिंधु प्रदेश। यहाँ के निवासी कौन बताता है आर्यों को, इसकी बात हमें करते हैं। एक महोदय है संपूर्णानंद। कौन साथियों, संपूर्णानंद। इनको ध्यान में रखना है। संपूर्णानंद जी महोदय जो है ये कहते हैं कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर आर्य रहते थे, यहां से आगे चली, यहां से आगे चली। एक व्यक्ति और है अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र, संपूर्णानंद जी व अविनाश चंद्र जी बताते हैं कि ये कहाँ के थे, सप्त सिंधु के रहने वाले। लियो जी, मान ली बात अपन के लिए, यहाँ पर तो मान ली, यहाँ पर तो पढ़ना पड़ा, देखो पढ़ना है तो पढ़ना है ना। आगे आता है भ्रमशी प्रदेश। भ्रमशी प्रदेश से जो विद्वान है वो बात करते हैं कि ये इस प्रदेश यानी भ्रमशी प्रदेश के रहने वाले थे गंगानाथ झा। गंगानाथ झा। क्या, गंगानाथ झा। कितने बड़े, कश्मीर हिमालय, सप्त सिंधु और भ्रमशी। चौथे प्रदेश की बात करें, चौथा आता है मध्य प्रदेश। कौन सा साथियों, मध्य प्रदेश। बीच का भाग पूरे भारत का वो है मध्य प्रदेश। क्या, मध्य प्रदेश, या फिर मध्य देश भी कर लेना इसको, मध्य देश। मध्य प्रदेश से आप उकड़ चुकड़ हो रहे हो ना, तो मध्य देश कर लेना, प्रदेश हटा दो फिर, अब नहीं उकड़ चुकड़। भारत के बीच का जो क्षेत्र है वो है मध्य देश। इसकी बात करिए, देश यानी भारत, विदेश यानी भारत से बाहर। इसकी बात करिए हमें, तो ये कौन बताता है, ये बताती है राजबली पांडे। कौन साथियों, राजबली पांडे जी है, ये बात बताती। लियो जी, 4 देश, 4 क्षेत्र भारत के, कश्मीर हिमालय, सप्त सिंधु प्रदेश, भ्रमशी प्रदेश और मध्य देश। एलडी कल्लर कहां से, कश्मीर हिमालय से। सप्त सिंधु अविनाश चंद्र, संपूर्णानंद जी बताते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। इसके बाद ये भ्रमशी गंगानाथ झा तो लिखा ही नहीं, झा तो मेन है, झा लिखो भाई, झा लियो झा। मध्य प्रदेश या मध्य देश, राजबली पांडे, है ना। ये बताती है कि ये जो व्यक्ति है भारत के अंदर आर्य जो है इन स्थानों पे रहते थे, बाद में इन स्थानों से ही धीरे धीरे शाखा आगे चलने लगी। तो ये बात हमने किसकी की, भारत के अंदर की।
आंतरिक बात की है, अभी बाहर की बात करने वाली है भारत की, तो बाहर की ओर चलती है। देखो भारत में तो घूमना आसान ही है, ऐसा मान लेते हो आप, लेकिन भाई भारत में घूमना भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मैं आपको घुमा रहा हूँ, बच बच के, सर्दी का मौसम में ध्यान भी पूरा रखना पड़ता है। लेकिन अब चलती हैं भारत से बाहर मेरे साथियों। कहाँ? भारत से बाहर की बात करें, विदेश चलती है। ऐसे तो भाई वीजा लगे न लगे, लेकिन अब मैं लेके जाने वाला हूँ। तो आप विमान के अंदर बैठी हैं, सीट बेल्ट लगा ले, उड़ान भरने वाली है बाहर की, तो चलती है बाहर। भारत के बाहर की बात करने वाली है हम साथी। चलो फिर उड़ाए, लो फिर उड़ाते। आपने पढ़ा है पामेर का पठार। किसका पठार साथियों? पामेर का पठार। लो लिख दिया भाई, पामेर का पठार। पठार पे लेके आया हूं सीधा ही, ऊपर से ऊपर ही की बात करने वाली। पामेर का पठार यहाँ के बताती है, यहाँ के बताती है आर्यों की। आर्य जो है इन स्थान से, पामेर के पठार से भारत के अंदर आए थे। सॉरी, पामेर के पठार से भारत आए थे। बताते कौन है? बताते कौन है? मैं तो नहीं बता रहा, लेकिन जो बता रही है उनके नाम बता रहा हूं, है ना? जो बता रही है उनके नाम बता रहा हूं। तो लिखो ओल्डेनबर्ग। क्या साथियों? ओल्डेनबर्ग व किल। एक लिखो एडवर्ड। ओल्डेनबर्ग ये बताती है कि कहाँ की है? पामेर के पठार से आए। किल इनके साथ भी है, ये भी कहता है कि मैं आपकी बात मानता हूं। आगे एडवर्ड। क्या? एडवर्ड जो है ये महोदय भी बताती है, एडवर्ड मेयर। ये महोदय जी कहती हैं कि हम आपके साथ साथ में चलने वाली है, आपने जहां पे कहा वहां से हम मान लेते हैं। कहां से माना साथियों? पामेर के पठार से। एक बात निकल के सामने आई कि भारत के भी नहीं है प्रॉपर, बाहर से तो आए, बाहर से तो आए हैं। आपने देखा है तिब्बत, ज्योग्राफी के अंदर उमेश सर ने दिखाया होगा आपको तिब्बत। नहीं दिखाया तो मैं कहूंगा दिखाया आपको, ना? तिब्बत भी जाओ आप, सभी के साथ में घूमते रहो, साथ साथ घूमोगे तो अलग अलग से अलग अलग जानकारी मिलेगी, है ना? तो तिब्बत की बात करें, तिब्बत के बारे में कहते हैं कि तिब्बत से ये व्यक्ति आ गए भारत में। कौन? आर्य। लेकिन हम बात क्या करके आए? शब्द सूचक है, भाषा सूचक शब्द है। बताती है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती बताते हैं कि तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र से आर्य भारत में आ गए। लो भी, आप भी अलग बात बताइए। देखो अलग अलग मत है। आज आपसे किसी चीज पे कोई जानकारी लेनी है ना, आप 5 फ्रेंड बैठे हो और 500 के बीच में बात रख दी जाए कि ये बातें से आपका क्या मानना है, तो उन 500 के 500 सदस्यों के 5 सदस्यों के ना अलग अलग मत होंगे। क्या होंगे? अलग अलग मत होंगे। कोई के बगु किंग, कोई के बगु किंग, अलग अलग मत होंगे। बस जैसे जैसे विद्वान मिलते गए इनसे पूछते गए कि क्या मानना है, मानना ये है। मन पूछ लिया नहीं क्या मानना है, तो मैं आई कुंवर पहले माँ यार, मेरे आगे तो जितने ही फैल गए वो सारे यार है ना? किसी भी शब्द पे बात करो, चाहे हिस्ट्री के अंदर बात कर लेते चाहे कहीं पे ले, पहले माँ यार मेरे बाद में जितने भी है ये सारे क्या है, मेरे बाद की है, मेरी शाखा फैलाई हुई है। अलग अलग शाखा फैला दी, पहले अलग अलग क्षेत्र मिल गया। और फिर कोई पूछ ले तो आप भाई उस समय आए आज वापस कैसे आगे कि मैंने क्या किया, अमृत पी लिया था। उस समय मेरे को ही अमृत मिला था, बस बाकी किसी को नहीं मिला। एक गिलास अमृत का था, पी लिया, वैसे ही कसरत कुसरत करता रहता हूँ, तो बस यूं लग रहा हूँ, बाकी कहानी खत्म। अलग अलग मत है, कुछ भी मान लेना, आपसे तिब्बत मान लेना, पामेर मान लेना, मानना ही तो है। लेकिन प्रश्न के अंदर मानना तब है जब प्रश्न के अंदर इनमें से ऑप्शन दिया और प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ क्या रहा है। हो सकता है वो भारत के अंदर का ऑप्शन दे दे एक और 3 अलग ऑप्शन दे दे,
तीन अलग ऑप्शन देते, कुछ अलग और ही ऑप्शन देते जो सही नहीं है, लेकिन वो भारत वाला सही है, तब आप मानोगे कि हाँ आर्य है, इस भारत वाले से ही है। अगर आपने कुछ और मान लिया, फिर आपको पता है कहानी खत्म, कहानी खत्म। वापस दोबारा तैयार हो, दूसरी बार तैयारी करो, भी करनी पड़ेगी, इलाज नहीं है, क्योंकि हमें गलत मान बैठे तो हमें सही सही मानना है। दयानंद सरस्वती ने बता दिया कि तिब्बत के क्षेत्र से आर्य आगे, आर्य आगे। कौन लाने गया? द्रोणापीसिस का अभिमान ही तो गया है। अब हम जा रही है, इधर जा रही है, कुछ और पकड़ के लिए, फिर अगले वाली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, लाना ही तो है। एक और है परजिटर महोदय, इन्होंने भी दयानंद सरस्वती का साथ दिया मेरे साथियों। इन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल आपकी बात सही। अफगानिस्तान से भी बताती, कहां से बताती है मेरे साथियों? अफगानिस्तान से भी बताती है कि अरे यहां से आए। आज जो भी कर लो बात, अरे एक क्षेत्र का लेके चलते तब भी मान लेते कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां से चले, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते हुए आ रही, हाँ घूमते हुए आ रही, घूमना तो पड़ेगा भाई, घूमना तो पड़ेगा। आज नहीं घूमोगे तो 4 दिन बाद घूमोगे, पहले ही घूम लो, अच्छे तरीके से पता चल जाए। कहां से? देविका प्रदेश की बात करती है अफगानिस्तान के अंदर। किसकी बात करती है? देविका प्रदेश की बात करती है। ये देविका प्रदेश मुल्तान नदी के किनारे, किस नदी के? मुल्तान नदी तट पे है। क्या यहां से आगे नदी, नदी से आगे, आगे पानी में घुस के नदी ने आगे फेंक दिया। किसने कहा? किसने कहा? डीएस त्रिवेदी जी ने कहा। डीएस त्रिवेदी जी ने ये बात कह दी कि लो मैं कहता हूं मुल्तान नदी के तट पे देविका प्रदेश अफगानिस्तान से भारत के अंदर आर्य घुस गए। घुस गए भाई, घुस गए तो घुस गए। फिर अलग मत है, अलग मत है क्या? दक्षिण रूस से। हाँ यहां से मान सकते हैं भाई। कैसे मान सकते हैं? जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन करते हैं कौन है? आर्य। आर्यों के आक्रमण से पतन हो जाता है। और हम भी बात करते हैं कि रूस इतना खतरनाक है कि ये एक बार कहीं पे आक्रमण कर दे तो पतन कर ही देता है। क्या कर देता है? खतरनाक तरीके का आक्रमण। एक तो होता है समझाना, एक तो होता है समझाना, और एक अच्छे तरीके से समझाना। अगर रूस चिंगर जाए, रूस चिंगर जे नहीं, अरे वो तो डंक मार देने, अच्छे तरीके से समझा देता, वो कहानी खत्म कर देता है रूस। क्या कर देता है? तब कहानी रूस खत्म कर देता है। तो हम भाई रूस को सही मानेंगे। किसको सही मानेंगे? रूस को, दक्षिण रूस को हम सही मानेंगे। ये वास्तव में सही मानना, मजाक नहीं कर रहा मैं, मजाक नहीं कर रहा। दक्षिण रूस को सही मानना है कि हाँ वाक्य में आर्य जो है इस दक्षिण रूस के ही रहने वाले, इसकी बात है। ये जो दक्षिण है, बाकी याद रहे नारे पामेर का, पठार तिब्बत का, अफगानिस्तान का, देवी का प्रदेश, ये याद रहे नारे कश्मीर, हिमालय, कुछ भी नारे, सब सिंध प्रदेश, लेकिन याद क्या रहे? रूस रहे। रूस कौन सा? दक्षिणी रूस। कौन सा रूस साथियों? दक्षिणी रूस। ये याद रखना है, ये क्या करना है? याद रखना ही रखना है। इस दक्षिणी रूस की बात करें हमें, यहां से क्या है? आर्य जो है ये आए थे। इन आर्यों का मूल स्थान था, यानी मूल निवास था ये अठगांग मूल निवास बनेड़ा। जब चेक कर मूल निवास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए भारत की बॉर्डर पे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए तब पता चला कि ये बाकी तो सब फेल बातें थी, सारी की सारी फेल जानकारी है, ये यहाँ से थे दक्षिणी रूस से। कैसे? आपको पता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमारी क्या होती है? एंट्री होती है। रजिस्टर में एंट्री करानी बटा, सिक्योरिटी वाला बैठी हुआ एंट्री कर दे, हाँ फलानी गाड़ी आई न गई है, 8,000 लाग रही है, वापस आ, फिर वो दोबारा एंट्री कर दे, ये इतने बजे गई थी, इतने बजे वापस आई। ये 12 जाओ और 12 अंदर आओ तो एंट्री हुआ है, देश से बाहर जाओ तब एंट्री होती है, और वापस आते हो तब एंट्री होती है। तो वो रजिस्टर मिल गयो, वो रजिस्टर मिल गयो तो देखिए खेड़ो छूट गयो, नहीं तो आगे और मिलता, आगे
और बातें मिलती, लेकिन अब क्या है, हम मानते हैं कि दक्षिण रूस के इनके मूल निवास बने हुए थे, वहां पे इनका मूल निवास जो ये वेरिफिकेशन हुआ, उसके आधार पे हम दक्षिण रूस को सही मानेंगे। बाकी ये तिब्बत तुब्बत वाले है ना, इन पे मूल निवास नहीं था, इनका मूल निवास नहीं था, इसीलिए मूल निवास नहीं मान सकते। अर्थात सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बने हुए, यानी आर्य नाम ही नाम चला था। जाति प्रमाण पत्र कब तक रहता है साथियों, आपको पता है 6 महीने तक रहता है, 6 महीने बाद जाति दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये आर्यों का नाम रहा था इन क्षेत्र में 6 महीना तक, मान लो बाद में रिजेक्ट हो गया, लेकिन मूल निवास दक्षिणी रूस का था, ये बात ध्यान में रखें। आगे बात करें दक्षिणी रूस के अंदर नहरिंग, किसका साथियों, नहरिंग, इसकी नहरिंग। इसी के आगे हम बात करें बैक्टीरिया मध्य एशिया, क्या साथियों, बैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिख लेना मध्य एशिया। बस इसको अंडरलाइन कर लो खतरनाक तरीके से, बैक्टीरिया मध्य एशिया, क्या, बैक्टीरिया मध्य एशिया। बताता कौन है कि यहाँ के थे, बताता कौन है। मूल निवास की बात करें, मूल निवास की चर्चा कौन करता है, तो चर्चा वही करता है, वो ही व्यक्ति करता है जो शब्द की चर्चा करता है। कौन, मैक्स मूलर। कौन करता है साथियों, मैक्स मूलर करता है। आ लो गोट लो, अब गड़बड़ कर दी, फिर गलत है कहानी, क्या है, फिर गलत है। बैक्टीरिया मध्य एशिया खतरनाक तरीके से गोट लो। और मैक्स मूलर शब्द कब की शब्द का प्रयोग हुआ, 1853 में इस व्यक्ति ने किया, 1853 में शब्द का प्रयोग किया, और मूल निवास बता दिया भाई, ये लो मूल निवास आपके सामने। अब कुछ भी कहे, बाकी के दिन बाकी जाति प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट है, लेकिन मूल निवास का सर्टिफिकेट है बैक्टीरिया। इसके बाद में मैक्स मूलर ने कहा कि जितनी भी शाखाएं फैल गई है, ये सारी की सारी यहां से फैली है, यानी अर्ध शाखाएं जितनी भी है, आधी शाखा जकी भी है, मेन मुख्य शाखा कोनी बेखटू निकली है, 8वीं निकली। आगे थोड़ी और बात कर ली, फिर आगे और चलते। जर्मनी के भी बताती है इनको, किसके, जर्मनी के भी बताती है, और आ गया विद्वान, उसकी भी बात करनी पड़ेगी, बीच में नहीं छोड़ सकते। फिर क्या हो गया, मूल निवास आ गया तो, लेकिन मूल निवास के बाद भी मैं इनकी जहां जहां पे रह क्या है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ती जन्म लेने के बाद जैसे अवस्थाएं सेट होती है ना, वैसे ये सेट हो रखी है, अब इनको पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ती। पहले जर्मनी से पहले देखो हंगरी, हंगरी की चर्चा करें। हंगरी के बारे में बताती है पी गाइल्स, क्या, पी गाइल्स, पी गाइल्स बताती हैं डेन्यूब नदी पे, नदी के तट पे रहते थे पी गाइल्स, लियो जी मान ली बात। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की बात करें तो दो शब्द आती हैं जर्मनी के अंदर, हर्ट व पेंका, क्या, हर्ट व पेंका, ये ध्यान में रखना। जर्मनी के अंदर एक होता है हार्ट, एक होता है हर्ट, है ना, ये हर्ट है। लियो जी, ये हम पढ़ के आए किसके, उत्पत्तिकर्ता के अंदर इनके निवास की बात करके आई है। किनके निवास की साथियों, आर्यों के भारत से बाहर, भारत से बाहर यानी विदेशी, और देशी हमने पहले पढ़ लिए, देशी हमने 4 क्षेत्र से जो पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हम थोड़ी चर्चा करें स्रोत पे, लेकिन स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक जो जानकारी है वो मैं अगली क्लास में देखने वाली। 2 बातें पढ़ी है, इसको अच्छे तरीके से रटना है, आर्य शब्द के बारे में और आर्य निवास के बारे में। कालखंड के अंदर 2 शब्द है, वो अच्छे तरीके से रट लेना। आगे हमें यही बातें काम आने वाली है, इन्हीं पे घुमा फिरा के चर्चा करने वाली। अगर आपको यहाँ पे ये सार समझ आ गया, पहले की जो कोई भी उठाते हैं अपन शब्द, तो उस शब्द को तोड़ मरोड़ के अगर पहली क्लास में ढंग से देख लिया, पहली या दूसरी में, तो आगे कहानी इतनी ज्यादा कठिन नहीं है, आगे समझ आने लगे। अब अपन पहले ही लग जाए कि यार ये नहीं यार, देविका प्रदेश आ गया, गलत आ गया, हंगरी आ गया, कैसे तो नाम है, पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया मध्य एशिया, मैक्स मूलर, अर्ध शाखाओं के द्वारा मूल निवास था यहाँ। तो ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी बातें, ये शब्द पकड़ लिए ना, एक बार टंग पे चिपट गए तो दोबारा उतरने वाली नहीं है।
और यहाँ पे टंग पे चिपक गए तो आगे चिपकेंगे, आगे चिपकेंगे। देखो एक बार कड़ी लगा दे, दूसरी कड़ी वो अपने आप खींच लेती है उसको, दूसरी खींचे, फिर वो सोचेगी हम दो क्यों, हम तीन हो, तीन से चार, चार से पांच, फिर वो क्या बन जाती है, जंजीर बन जाती है। ऐसी हमें मेहनत करनी है, मेहनत पे मेहनत करेंगे तभी क्या बनेगी, तकदीर बनेगी, अन्यथा तकदीर नहीं बनने वाली। तो स्रोत की बात करें करो भाई। देखो इसके अंदर हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में, थोड़ा साहित्य पे चलेंगे। किस पे साथियों, साहित्य पे पढ़ेंगे। साहित्य के अंदर क्या पढ़ेंगे, साहित्य में बात करेंगे अभिलेख की ग्रंथ पढ़ते हैं, अभिलेख की बात करेंगे, कुछ पुराने स्थलों की बात कर लेंगे या पुराने स्रोतों की बात कर लेंगे, पुरानी बातें करें, करनी पड़ेगी है ना। और बात आगे करें फिर, ये तो साहित्य हो गया, कुछ हमें आकृतियां मिलती है जिन्हें हम क्या कहेंगे, मृद भाट, इन पे हम बात करें, क्या करेंगे, इन पे चर्चा करने वाली है, किसके अंदर, स्रोत के अंदर। देखेंगे कि ये कहां से मिले, किस समय में मिले, क्या बातें हैं इसके अंदर, क्या नहीं है, क्या बातें हैं क्या नहीं है, कौन सा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है साहित्य के अंदर। हम देखेंगे कि कौन सा अभिलेख है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है किसके समय का है, कब का है, इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई, वो बातें हम करने वाली, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। जिस साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।